साथियों, नमस्कार। आप सबको पुनः नमस्कार। आज एक नई चर्चा, एक नया विषय और एक नई मिलन। आज की इस चर्चा को पुनः आरंभ करें, शुरुआत करें, इस पर हम आगे बढ़ें। इससे पहले एक विशेष अनुरोध आप सभी लोगों से कि साथियों, हमारे इस चैनल को, जो आलोक कुमार इंडिया यूट्यूब पे चैनल है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिन महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करते हैं, जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम एक दूसरे से दो चार होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जो समसामयिक विषय हैं जिस पर हम चाहते हैं कि आप सबों का ध्यान आकृष्ट रहे, आकर्षित रहे, आपके नज़रों में रहे, उन सभी मुद्दों को, सभी विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों की लाभ के लिए और सबकी जानकारी के लिए यदि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो बहुत ही और अच्छा लगता है और इस माध्यम से हम इस चर्चा को काफ़ी अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, आज की इस चर्चा को हम लोग केंद्रित कर रहे हैं बैंक्स के ऊपर। बैंक्स आप समझते हैं, जितने भी बैंक हैं क्यों हैं, किस लिए हैं, या बैंकों की विचारधारा क्यों लाई गई, हमारे समाज में, मनुष्य समाज में बैंक का क्या महत्व है। बैंक जिसे हम अपनी सेविंग्स का, अपनी बचत का एक माध्यम समझते हैं, बैंक्स जिसमें हम अपनी सारी जमा पूंजी को रखते हैं सुरक्षा के साथ, निश्चिंतता के साथ। रात में यदि घर में हम सोते हैं या दिन में भी अगर हम घर में आराम से रहते हैं, बैंक में हम लॉकर भी खोलते हैं, बहुत तरह की सेवाएं लेते हैं, बैंक से हम बहुत तरह की सेवाओं का उपयोग करते हैं। इन सभी चीज़ों के पीछे या इन सभी के पीछे कारण सिर्फ एक ही रहता है कि हम निश्चिंत होकर घर पर रह सकें और जब चाहें तब बैंक की सुविधाओं का हम समुचित उपयोग कर सकें, लाभ ले सकें। आज की इस चर्चा को हम बैंक्स पर ही निर्भर कर रहे हैं और बैंक्स पे ही केंद्रित कर रहे हैं। क्या बैंक्स सचमुच में आज उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है जिसके लिए उसकी परिकल्पना की गई, जिसके लिए उसे अस्तित्व में लाया गया, या जिसके लिए उसे राष्ट्रीयकरण भी किया गया? जिस विचारधारा के साथ, जिस उद्देश्य के साथ बैंकों को कार्यरत रहना चाहिए हमारे समाज में, देश में, क्या उन उद्देश्यों पर बैंक काम कर रहा है? क्या बैंक उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल है? क्या बैंक हम सभी लोगों का समावेशी, ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ या डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जिस पर सारी सरकारें केंद्रित रहती हैं, अपने स्कीम्स को, अपनी योजनाओं का पालन करने की कोशिश करती हैं, क्या उन सब के लिए बैंक्स अपना कारगर रवैया या कारगर या सक्रिय भूमिका उसको निभा रही हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहूंगा कि आप सबका ध्यान इस पर पूर्णतः केंद्रित रहे, आकर्षित रहे। क्या बैंक्स उस उद्देश्य के साथ, क्या सरकार की, और या फिर सरकार कहें या बैंक कहें, दोनों, क्योंकि सरकार भी यदि अपनी योजनाओं को लाभ देना चाहती है अपने जनमानस के लिए, अपने देश की जनता के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं बैंकों पर ही निर्भर करना पड़ता है। तो क्या सरकार आज बैंकों का वो सदुपयोग या वो उपयोग ले रही है जिसके लिए सरकार को बैंकों की परिकल्पना की गई या सरकार द्वारा बैंकों को अस्तित्व में लाया गया? चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और आपके लिए इसे हम समसामयिक बनाएं, उद्देश्य परक बनाएं, सारगर्भित बनाएं। क्या बैंक्स आज उनकी कार्यप्रणाली को देखकर ऐसा महसूस होता है या ऐसा परिभाषित किया जा सकता है कि क्या बैंक्स सरकार की सक्रिय सहमति और समर्थन से भारतीय जनता का शोषण कर रहे हैं? क्या यह परिभाषा हम आज दे सकते हैं? क्या हम आज इस पर अपनी सहमति जाहिर कर सकते हैं? इसी विषय को, इसी मुद्दे को समझने के लिए हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, यह मालूम है कि बैंक किसी भी समाज और देश की महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, लाइफ लाइन होती है, जो संसाधनों के साथ, देश की संसाधन, समाज के संसाधन, पर्यावरण और तमाम जो सुविधाएं होती हैं, या जो तमाम सुविधाएं, संसाधनों का जो एक फैलाव होता है, एक उपलब्धता होती है, उन सबके साथ आर्थिक सामाजिक स्थिति पर ध्यान देकर वित्तीय लाभों का वितरण सुनिश्चित यदि कोई कर सकता है या सभी लोगों तक पहुंचा सकता है तो वो केवल बैंक ही है। और इस मायने से, इस कारण से बैंकों का महत्व हमारे जीवन में एक बहुत ही अलग महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी एक उपलब्धि है, उनका अस्तित्व है और इसीलिए हम उसे लाइफ लाइन कहते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए या किसी भी मानव समाज के लिए वो एक लाइफ लाइन है। एक समावेशी विकास, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, आम भारतीय जनता के न तो हित में है, न भारतीय जनता के लिए अच्छा है।
कैसे अच्छा नहीं है या क्यों हित में नहीं है, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं जो ये कह रहा हूँ या क्या हम आपको यह सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं या आपको सोचने पर विवश कर रहे हैं, क्या वो उसमें कुछ दम है, ताकत है, या उसमें कुछ सच्चाई है, सत्यता है। क्या बैंक सरकार की सक्रिय सहमति और समर्थन से भारतीय जनता का शोषण कर रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकों ने उनसे जो अपेक्षा है, चाहे समाज का, परिवार का या एक व्यक्ति का, उससे इतर हटकर कारोबार करना शुरू कर दिया है। निजी क्षेत्र के बैंकों को छोड़ भी दें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वजनिक शुल्क लेने में श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपना रहे हैं। श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का मतलब है हॉकिस। हॉकिस का मतलब है एक बाज के सदृश, एक फैल्कन जिसे कहते हैं, ईगल जिसे कहते हैं, एक बाज के सदृश उनका दृष्टिकोण रहता है कि कहां से हम कैसे किस प्रकार सभी लोगों से, आम जनता से हम अपने शुल्क को, अपने फीस को, बैंकिंग सर्विस फी को हम कैसे कलेक्ट कर सकें। कुल 137 करोड़ या 140 करोड़ की जनसंख्या, और यदि हम उसे परिवारों में बांट दें तो लगभग 45 से 50 करोड़ परिवार, इन सब के लिए जो जीवन रेखा काम करती है बैंक, आज उसका दृष्टिकोण बिल्कुल ही अलग है, इतर है। 1.3 लाख, 1,30,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आय वाला देश हमारा भारत देश, एक गरीब देश होने के बावजूद बैंक उन सेवाओं के लिए भारी शुल्क ले रहे हैं जो अब तक भारतीयों को वित्तीय रूप से समावेशी और बैंक योग्य बनाने के लिए प्रदान किए जा रहे थे। एक समाजवादी लोकतांत्रिक कल्याणकारी देश होने के नाते और सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए बैंकों का बहुत ही उदात्त आदर्शों के साथ, लॉफ्टी आइडियल्स के साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। वास्तविकता लेकिन आज बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। आज बैंक जहां से भी मिल सके, जैसे भी मिल सके, कोशिश में लगी रहती है कि हम सेवा भी न दें और शुल्क भी बटोरें या शुल्क की भी हम संग्रह करें, एकत्र करें। और इन सब के पीछे कहीं न कहीं सरकार की मूक सहमति नहीं बल्कि सक्रिय सहमति है, सक्रिय समर्थन है। बैंक निम्नलिखित व्यापक सेवाओं के लिए, इंडिकेटिव लिस्ट अगर हम बात करें, एक संकेतक सूची की बात करें, के लिए शुल्क ले रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो कुछ ही नाम ले रहा हूं, लेकिन कई चीजों के लिए बैंक शुल्क लेती है या बैंक फी लेती है, सर्विस फी लेती है। जैसे बैंक खाता विवरण, डेबिट कार्ड जारी करना, डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना, पिन जनरेशन, एटीएम लेन देन, एसएमएस अपडेट्स, डिमांड ड्राफ्ट जारी या निरस्तीकरण, न्यूनतम औसत शेष का गैर रखरखाव, अस्वीकृत चेक, नकद लेन देन, चेकबुक सुविधा, भुगतान रोक, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जो लेन देन होती हैं, कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेन देन जिसे इंटरनेशनल हम कैश ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं, और असफल ईसीएस लेन देन। ईसीएस मतलब जो मंथली हमारी जो ईएमआईज कटती हैं, अगर वो असफल हो जाए, न हो पाए, और खाता बंद करना। ये चंद ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसके अलावा और भी सूची में कई ऐसे कारण हैं या ऐसे कार्य हैं जिसके लिए बैंक अपनी शुल्क को हमसे और आपसे, सबसे, दोनों से, सबसे, परिवार से, व्यक्ति से, समाज से, अपने ग्राहकों से कलेक्ट करती है, लेती है। आइए आज के मुद्दे पर हम 3 भागों में चर्चा करते हैं। अगर इसको हम सारगर्भित बनाए, उद्देश्यपरक बनाए, तो इसे हम 3 भागों में चर्चा करेंगे। एक तो इतिहास क्या रहा है, बैंकों ने अस्तित्व में आने के बाद से कब से कलेक्ट करना, फी कलेक्ट करना या शुल्क कलेक्ट करना शुरू किया। पहले क्या कलेक्ट करते थे, किस रूप में कलेक्ट करते थे, कितने चीजों पे कलेक्ट करते थे। उसके बाद हम बात करेंगे इतिहास के बाद, हिस्ट्री के बाद हम बात करेंगे तथ्यों पे। आज का तथ्य क्या कहता है, फैक्ट्स क्या कहता है, तथ्य किस ओर हमें इशारा दे रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे इन सारे चीजों का क्या दुष्प्रभाव है, या बैंकों की जो कार्यप्रणाली आज बैंकों ने अपने ऊपर ओढ़ रखी है, उसका क्या दुष्प्रभाव व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से हम सबों पे पड़ रहा है। सबसे पहले इतिहास की यदि हम बात करें तो 1999 से पहले सभी बैंक बैंकिंग सेवाओं के लिए अधिकतर एक समान शुल्क ले रहे थे। बैंक शुल्क सामान्य रूप से नाम मात्र था, अधिकतर प्रतीकात्मक होते थे। बैंक उसके पीछे भागते नहीं थे, वो नाम मात्र का, सिंबॉलिक होता था और प्रतीकात्मक होता था, और नाम मात्र का होता था। 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, इस तरह से कलेक्ट किया जा रहा था। 1999 के बाद बैंकों ने अपने विवेक और सेवाओं की पेशकश के अनुसार अलग अलग शुल्क लेना शुरू कर दिया। ये 1999 से शुरू हुआ, जब बैंकों ने अपने अपने तौर पे अपनी अपनी सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फी कलेक्ट करना शुरू किया, जो डिफरेंस अलग होने लगा। यहीं से बैंक शुल्क बढ़ने लगा या बैंक अपना शुल्क बढ़ाने लगे। 2006-7 में आरबीआई ने विभिन्न बैंकों की सेवाओं की कुछ रैंकिंग प्रणाली पर बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क नियमित करने हेतु
बैंकों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक कार्यकारी समूह का गठन किया। समूह ने सितंबर 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समूह में जिसमें कि कंज्यूमर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, बैंकों के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, आरबीआई के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उन सब लोगों ने मिलकर के अपनी जो रिपोर्ट बनाई उसे सितंबर 2006 में उन्होंने आरबीआई को सुपुर्द कर दी, समर्पित कर दी या सौंप दी। मार्च 2009 तक बैंक शुल्क सामान्य रहे, बिल्कुल नॉर्मल रहा, बहुत ज्यादा इसके पीछे बैंक नहीं भागते थे और बैंकों ने इस पे अपना फोकस कभी उस रूप में नहीं रखा जिस रूप में आज इनका फोकस है। अप्रैल 2009 के बाद बैंक शुल्क में बेतहाशा वृद्धि होने लगी या लगातार वृद्धि होने लगी। अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए बैंकों द्वारा बैंक शुल्क कभी भी प्राथमिकता में नहीं रहे थे। अप्रैल और अक्टूबर 2014 के बाद बैंक शुल्कों में न केवल बेतहाशा वृद्धि होने लगी, वास्तविक वृद्धि होने लगी, बल्कि यह उनकी प्राथमिकताओं की सूची में भी शामिल हो गए। बैंकों को यह लगने लगा कि न केवल वो अपनी सेवाओं की सूची बढ़ा सकते हैं जिस पर शुल्क इकट्ठा किया जा सके या शुल्क कलेक्ट किया जा सके, फी कलेक्ट किया जा सके, और बल्कि इसको उन्होंने फोकस में भी लाना शुरू किया कि हम कैसे कितना किस रूप में बैंक फी हम कलेक्ट कर सकते हैं। अप्रैल और अक्टूबर 2014 के बाद से इस पर उनकी विचारधारा बदल गई। इस समय बैंक शुल्क पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ साथ सहित सभी बैंकों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत होने लगे, उनके लिए एक इनकम का रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होने लगा। 2000 के दशक के मध्य में बैंकों ने मध्यम, बड़े और वृहद औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण या ऋण के रूप में बहुत बड़ी धनराशि भी स्वीकृत की। जैसा कि हम देखते हैं 2005 के बाद 2004-2005 के बाद बैंकों ने काफी लोन्स सैंक्शन करना शुरू किया जो कि मीडियम, बिग या बहुत ही बिग कहें, जिसे कहें लार्ज कहें, उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को, इंडस्ट्रियल हाउसेस को बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट या लोन या बहुत बड़े सम उन्होंने स्वीकृत करना शुरू किया इस नाम पर कि जो आर्थिक विकास को जारी रखे हुए थे। या ऐसे आर्थिक अपने अगर हम आर्थिक सामाजिक माहौल की बात करें, वातावरण की बात करें तो इस रूप से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमी की जो पॉजिटिव ग्रोथ देते रह सके ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान या ऐसे औद्योगिक घराने जो ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे थे जो सेक्टर्स देश के लिए महत्वपूर्ण थे। 2008 के बाद वैश्विक वित्तीय संकट के कारण मंदी से सभी के लिए घाटे बढ़ने लगे, न केवल सरकार के लिए, न केवल बैंकों के लिए, बल्कि औद्योगिक घरानों के लिए भी, प्रतिष्ठानों के लिए, सभी के लिए घाटे या कह सकते हैं जैसे कि प्रॉफिट नहीं होना और लॉस ज्यादा होने लगा। 2009 से या 2009 तक अगर हम बात करें तो इन ऋणों में ने एनपीए में भी तब्दील होना शुरू कर दिया। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बनने लग गए। ये जो ऋण थे या जो सैंक्शंस थे या जो क्रेडिट्स थे या जो एडवांसेस थे जो औद्योगिक घरानों को दिए गए थे, प्रतिष्ठानों को दिए गए थे, ये धीरे धीरे वहीं उसी समय से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में तब्दील होना शुरू हो गया और केंद्रीय सरकार को बैंकों को उनके अस्तित्व और सुचारू संचालन के लिए पूंजीकरण करना अनिवार्य होने लगा और इसीलिए 2008-2009 से इनकी राशि बढ़ने लगी। जो कभी 10,000, 5,000 हुआ करते थे वो वहां से 30-40 हजार करोड़ रुपए होने लग गए। यदि मैं आपको अब तथ्य की बात करें कि क्या फैक्ट्स हैं, न केवल अभी बल्कि पिछले 10 वर्षों के क्या फैक्ट्स हैं, तो इस पर हम बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे हम कहते हैं, जो गैर संपादित होने वाली परिसंपत्तियां हैं जिन पर कुछ उपलब्धि नहीं मिल रही, जिस पर कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, मार्च 2009 में या मार्च 2009 तक यह लगभग 44,000 करोड़ रुपए थे, जो कुल राशियों का, कुल जीएनपी या कुल एनपीए का 2.3% था। 2011 में यह 71,000 करोड़ हुए, उस समय भी इनका प्रतिशत 2.36% रहा। मार्च 2014 तक यह बढ़कर 2,24,000 करोड़ हो गया, उस समय इसका प्रतिशत 3.8% हुआ। 2017 में यह लगभग 7,10,000 करोड़ हो गया, जिसे 9% के लगभग रहा। 2019 में भी यह 8,10,000 करोड़ के आसपास रहा, जिस समय यह 9.30% रहा। 2020 में भी मार्च तक अगर हम बात करें तो ये लगभग 9,70,000 करोड़ था, जिसे करीब करीब 9.5% जो टोटल लोन्स सैंक्शन थे उनका अगर हम बात करें तो ये एनपीए करीब 9-9.5% के आसपास था। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक डाटा जारी किया जिसमें यह कहा गया कि मार्च 2000 तक लगभग 8.5% एनपीए है, जो करीब करीब 8.5 लाख करोड़ के आसपास है। और ये भी बताया कि हो सकता है जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी एक्ट और कोरोना उत्प्रेरित लॉकडाउन या कोरोना प्रेरित लॉकडाउन की वजह से जो परिस्थितियां देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से ढुलमुल है, बल्कि पूर्ण विराम की अवस्था में है, इनएक्टिव है, बिल्कुल
बिल्कुल जिसे कहते हैं एक गतिहीन हो जाना, स्थिर हो जाना, जिस अवस्था में है उनके हिसाब से उनका यह मानना है कि अगर बहुत ही स्थितियां अच्छी रहीं तो भी यह 13% के आसपास रहेगा, और परिस्थितियां अगर खराब हो गई तो ये 15 से 20% के आसपास भी हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टोटल लोन्स का हो सकता है। और मार्च 2021 तक की अगर हम बात करें तो ये लगभग 18 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। ये जीएनपीए या ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर हम बात करें, आंकड़े जो हैं नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी यानी माल और सेवा कर, और कोरोना प्रेरित देशबंदी यानी लॉकडाउन के संयुक्त प्रभावों के परिणाम स्वरूप हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक घातक जाल का कारण बन रहे हैं। घातक जाल जिसे कह सकते हैं कि ऐसा नेट, ऐसी जाल जिसमें आप अगर फंस जाएं तो निकलना मुश्किल हो, आपकी मृत्यु निश्चित है, अवश्यंभावी है। कुल एनपीए का या कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का 85% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। केंद्रीय सरकार ने अप्रैल 2016 से मार्च 2020 के बीच लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत पुनरावृत्ति या पुनर्पूंजीकरण, जिसे रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं या कैपिटल इन्फ्यूजन की बात हम करते हैं, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में किया। इसके बावजूद एनपीए सभी प्रकार के नियंत्रण से परे है, बाहर है। अप्रैल 2016 से मार्च 2020 के बीच लगभग 30,000 करोड़ रुपए की राशि बैंकों द्वारा ग्राहकों से न्यूनतम औसत शेष के गैर रखरखाव के लिए एकत्र की गई है, जिसका मतलब हुआ, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो मिनिमम एवरेज बैलेंस जिन ग्राहकों ने नहीं मेंटेन किया, उन सब से पिछले 4 वर्षों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए केवल इस मद में ही कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो अन्य सेवाएं हैं, उन अन्य विविध सेवाओं के लिए एकत्र किए गए शुल्क के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, यानी बैंक इसे सार्वजनिक रूप से न तो दे रही है, न प्रकाशित कर रही है, न बता रही है, न शेयर कर रही है। अब ये तो तथ्य रहे, ये इतिहास है। अब इन सब का दुष्प्रभाव क्या रहा है, या किन दुष्प्रभावों से हम गुजर रहे हैं, जिसका खामियाजा पारिवारिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर पूरे देश को देखना पड़ रहा है या देश को गुजरना पड़ रहा है, और जिसका परिणाम यह है कि आज एक एक व्यक्ति के पास बचत के नाम पे यदि कहा जाए तो लगभग शून्य है। और खास करके पिछले 6-8 महीनों में जो परिस्थितियां डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं, उन सब के कारण अब ऐसा समय आ चुका है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति, मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो या इवन अपर मिडिल इनकम भी क्लास भी हो, अगर उसकी भी बात करें, यहाँ तक कि इवन अमीर वर्ग की भी अगर हम बात करें, तो सब की अपनी जो बचत है, बैंकों के जो सेविंग्स हैं, वो किसी न किसी रूप में छीण होते 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 एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रही है कि जहाँ पे यह लगभग समाप्त प्राय होने की हालत में है, क्योंकि खर्चे रुक नहीं रहे, आमदनी ठप है, और जिस प्रकार का माहौल है उसमें आमदनी की गुंजाइश भी पैदा हो भी नहीं रही है। तो इन सब परिणामों से ऋण देना, लोन देना, ये कलेक्ट करना, या मानसिकता होना, या प्राथमिकताओं में बदलाव, या जो उद्देश्य हैं उसमें कहीं ना कहीं समझौता, इन सब का क्या दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स हम लोगों को व्यक्तिगत और पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर देखना पड़ रहा है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। बैंक ऐसे समय में असहाय ग्राहकों का शोषण करते दिखते हैं जब आय लगातार गिर रही है और कमाई के अवसर भी लगभग बहुत ही तेजी से गायब हो रहे हैं। कहीं और के नुकसानों को, या उनके जो भी लॉसेस हैं जो कहीं और है, उनके कहीं और के नुकसानों को या लॉसेस को कवर करने के लिए बैंक देश और देशवासियों की आर्थिक भलाई के बदले में हानिकारक कदम उठा रहे हैं। अपने कार्यों के माध्यम से बैंक राष्ट्रीयकरण के बुनियादी उद्देश्य और भारतीय संविधान के पवित्र सिद्धांतों को पराजित कर रहे हैं या उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। पीटर को लूटकर पॉल को देने की नीति, जिसे ये एक अंग्रेजी कहावत है जिसे कहते हैं रॉबिंग पीटर टू पे पॉल। तो पीटर को लूटकर पॉल को देने की नीति को बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों से अपना रखा है। बैंकिंग सेवाओं के नाम पर बैंक असहाय ग्राहकों से भारी जुर्माना वसूल कर रहे हैं, और इन सब में सरकार की सक्रिय सहमति है, सक्रिय समर्थन है। मुख्य सहमति, मुख्य समर्थन नहीं है, सरकार की सक्रिय सहमति है, सक्रिय समर्थन है, क्योंकि न तो इसमें सरकार कोई रोक लगाती है, न सरकार बैंकों से कोई सवाल जवाब करती है, न ही आरबीआई इस मुद्दे पर कोई सवाल जवाब बैंकों से करने की कोशिश करता है। और ये लगातार इसी वजह से बैंकों की हिम्मत बढ़ती जा रही है, और वो और भी ज्यादा नई नई सेवाओं की सूची शामिल करके और बैंक सेवा के नाम पर शुल्क कलेक्ट करने की, एकत्र करने की मंशा में अपनी और वृद्धि कर रहे हैं। वे उद्योगपतियों को भारी ऋण स्वीकृत कर रहे हैं जो तथ्यों और नियमों को समझौता करते हुए एनपीए में तब्दील हो रहे हैं। इसलिए भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है।
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ग्राहकों से पेनल्टी वसूलने वाले बैंकों के साथ हाथ मिला रहे हैं। उनकी सक्रिय सहमति और समर्थन के बिना बैंक ग्राहकों से विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिए बड़ी मात्रा में शुल्क नहीं ले सकते। प्रत्यक्ष कर के रूप में यदि हम एक और बातचीत करें, जितना भी डायरेक्ट टैक्सेस है या इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जितना भी टैक्सेस सरकार कलेक्ट करती है पूरे साल भर में, उसका क्या क्या उपयोग होता है या किस प्रकार से उसको हमारे ही हानि के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करें। प्रत्यक्ष कर के रूप में व्यक्तिगत आयकर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में माल और सेवा कर यानी जीएसटी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति यानी वेल्थ टैक्स, ईंधन जैसे पेट्रोल वगैरह आदि पे वैट, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पे वैट वगैरह लगाना या अन्य खरीद पर और भी कई अन्य कर आदि करदाताओं द्वारा, टैक्स पेयर्स द्वारा जो हमारे पूरे देश में हैं, द्वारा केंद्र सरकार को भुगतान किए जा रहे हैं। पूरे देश में जितने भी हम लोग हैं, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, बहुत हद तक बहुत सारे टैक्सेस के माध्यम से सरकार को इनकम देते हैं। इन संग्रहों से मात्र मैं जानबूझकर लगा रहा हूं, केवल 4 लाख करोड़ रुपए बैंकों को पुनर्पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन के रूप में दिए गए हैं पिछले 3-4 वर्षों में। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेवा शुल्क न्यूनतम औसत शेष यानी मिनिमम एवरेज बैलेंस का रख रखाव न करने के कारण के नाम पर 30,000 करोड़ रुपए और भी शुल्क के रूप में लिया गया। अब केंद्र सरकार हर साल करदाताओं की बड़ी रकम के साथ बैंकों का पुनर्पूंजीकरण कर रही है, यानी रिकैपिटलाइजेशन कर रही है, बैंकों को कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है, बैंकों को कैपिटल दे रही है, क्योंकि उनके नुकसान जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसकी भरपाई हो सके। और जो राइट ऑफ करते हैं लोन्स को या जो नहीं ऋण चुकाने की हालत नहीं होती है, जिसे किसी न किसी माध्यम से नुकसान के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है या नुकसान की श्रेणी में डाल दिया जाता है, उन सब को दूर करने के लिए, बैंकों की माली हालत, उनकी बैलेंस शीट को मजबूत रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, और जो इंटरनेशनल बैंकिंग जो रेगुलेशंस है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, इन सब के बहाने बैंकों को वो काफी बड़ी राशियां रिकैपिटलाइजेशन या कैपिटल इन्फ्यूजन के नाम पर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अब केंद्र सरकार हर साल करदाताओं की बड़ी रकम के साथ बैंकों का पुनर्पूंजीकरण कर रही है, जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है, जो भी हमने चर्चा किया। अब उन्हीं करदाताओं से उसी बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं के लिए भी शुल्क भी लिया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि करदाताओं से सभी कोनों से, सभी कॉर्नर्स से शुल्क लिया जा रहा है। उसी कॉर्नर द्वारा जो टैक्स देते हैं, उसी टैक्स का भी बैंकों को फायदा हो रहा है, और हम जो सेवाएं भी ले रहे हैं बैंकों से, उस पर भी बैंक हमसे वसूल करती है। तो बैंकों के लिए हम काम कर रहे हैं। बैंकों की ऐसा महसूस होता है कि बैंक हमारी बचत, हमारी सेविंग्स के लिए नहीं है, हमारी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि हम जितने भी टैक्स पेयर्स हैं या सिटीजन्स हैं या रेजिडेंट्स हैं इस कंट्री में, वो सब बैंकों की सुविधाई और बैंकों की भलाई के लिए, बैंकों की बेहतरी के लिए हम हैं, हम अस्तित्व में हैं। जो उद्देश्य होना चाहिए बैंकों का वो न होकर हम उनके उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। एक बिल्कुल जिसे कह सकते हैं, एक जो परिस्थितियां या जो स्थिति है, वो बैंकों के परिभाषा को न पूरा करते हुए और हम लोगों पे किसी न किसी तरीके का अनुचित दबाव ही है। अब उसी करदाताओं से, उसी बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं के लिए भी शुल्क लिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि करदाताओं से सभी कोनों से शुल्क लिया जा रहा है। कितना ही अव्यावहारिक है, कितना ही अनैतिक अभ्यास है ये अनएथिकल भी है, इलीगल भी है, इम्प्रैक्टिकल भी है। बड़े औद्योगिक घरानों को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनने वाले ऋण या अग्रिम देने में अपने स्वयं के गलत, दोषपूर्ण, अनैतिक और गैर जिम्मेदार फैसलों के लिए बैंक और केंद्र सरकार असंवैधानिक रूप से नागरिकों सह करदाताओं को आर्थिक रूप से दंडित कर रहे हैं, जो असहाय करदाताओं को गरीबी में धकेल रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोगों के माध्यम से बैंकों को मजबूत किया जा रहा है, बैंक जो सेवाएं देनी चाहिए वो सेवा दे भी नहीं रहे, त्रुटिपूर्ण सेवाओं को देने की परंपरा बन चुकी है, और इन सब के बावजूद भी बैंकों के लिए ही हमसे वसूली की जा रही है, ताकि बैंक रह सके, मौजूद रह सके, और हम सब अमीर से मध्यम वर्ग से गरीब वर्ग की ओर हम लोग धकेलते चले जाएं अपने को, और ले दे करके हम गरीबी में धकेले जा रहे हैं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मार्च 2021 तक डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी एक्ट और कोरोना प्रेरित लॉकडाउन के संयुक्त प्रभावों के कारण लगभग 20 लाख करोड़ रुपए, जो कुल ऋण या अग्रिम का लगभग 18 से 20% होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत स्वीकृत मुद्रा लोन्स और एमएसएमई के लिए, सेक्टर्स के लिए जो लोन्स हैं, वो भी तेजी से एनपीए में बदल रहे हैं या बढ़ रहे हैं।
कुल मुद्रा ऋण या मुद्रा लोन्स की अगर हम बात करें जो अब तक स्वीकृत हैं, उसकी राशि लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए है। और इनमें से ज्यादातर करीब 15 से 20%, 25% तो जनवरी तक ही, दिसंबर जनवरी तक 2020 तक ही ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में तब्दील हो चुके थे। पिछले 10-15 वर्षों में बड़े और वृहद औद्योगिक घरानों को स्वीकृत किए गए कई बड़े ऋणों में राजनीतिक प्रभावितों की भी भूमिका रही है। यह देखने में आ रहा है कि पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब किसी न किसी रूप में, या तो वो मिनिस्ट्री में हैं या मिनिस्टर्स के इर्द गिर्द हैं या एमपीज हैं, एमएलएज हैं, इन्हें हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स की यदि हम संज्ञा दें तो पिछले 15 वर्षों के दौरान जितने भी ऋण दिए गए या अग्रिम दिए गए हैं बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बैंकों के माध्यम से, उसमें कहीं ना कहीं इनकी भूमिका दिखती है, ऐसा प्रतीत होता है। ये राजनीतिक प्रभावित कहें, इन्हें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स कहें। उसी प्रकार राजनीतिक शक्तियां आज भी शायद इन ऋणों को स्वीकृत करने और आज भी एनपीए भुगतान कराने में निर्णायक और गारंटीकृत भूमिकाएं निभा रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि जो आज की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिनिस्टर्स के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को निपटाने में बैंकों के साथ कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहे हैं और औद्योगिक घरानों या प्रतिष्ठानों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं शायद इनकी मदद भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स ने या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या लीडर्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने ऋण देने में भी कमाई की होगी या लाभ लिया होगा, और एनपीएस को एड्रेस करने में या समाप्त कराने में या उनको निपटाने में भी कहीं न कहीं इनका आर्थिक लाभ हो रहा होगा। विदेशी अमीर देशों, जहां पर प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है, विदेशी अमीर देशों में जारी किए गए क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर 36% से 42% प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के बीच लिया जाता है। इन देशों में इतना अधिक ब्याज दर होना समझ में आता है। इन देशों के विपरीत यदि हम भारत की बात करें तो भारत काफी हद तक एक गरीब देश है और किसी भी परिस्थिति में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए या नहीं हो सकती है। यह किसी भी परिस्थिति में प्रति वर्ष 18% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे देश की जो सामाजिक आर्थिक सामाजिक स्थिति है, जिस प्रकार से गरीब वर्ग लगभग 40-50% है, उन सबको यदि हम ध्यान रखें, मध्यम वर्ग की काफी बड़ी संख्या है, तो इन सब के कारण हमारे देश में क्रेडिट कार्ड पर जो ब्याज दर लगती है, यदि आप भुगतान नहीं करते हैं समयावधि के अंदर, तो ये 18% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान समस्यात्मक स्थिति में तो और भी अधिक अप्रासंगिक है। यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें, जिस प्रकार की समस्याएं हमारे इर्द गिर्द सब जगह हैं, अगर हम इनकी बात करें तो यह तो और भी अव्यावहारिक है, अप्रासंगिक है। किसी भी हालत में इतना अधिक ब्याज दर 36% या 42% किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। 18% से अधिक बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उपभोक्ताओं हेतु बैंकों की दोहरी वसूली नीति है। ऐसा महसूस होता है कि बैंक अपने कंज्यूमर्स से, चाहे जो भी कंज्यूमर्स हो, कॉर्पोरेट कंज्यूमर्स की बात अगर हम ना करें, खासकर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बात करें या पारिवारिक या व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की बात करें, तो उनसे उनकी वसूली करने की दोहरी नीति है। बड़े उपभोक्ताओं हेतु यह अपने रुख और नियमों में समझौता करते हैं, बट्टे खाते में डालने की कोशिश करते हैं। जो भी ये ऋण देते हैं, अगर हम ऋण की बात करें, लोन्स की बात करें, एडवांसेस की बात करें और उसकी रिकवरी की यदि हम बात करें, तो बड़े उपभोक्ताओं हेतु यह अपने रुख और नियमों से समझौता करते हैं, बट्टे खाते में डाल देते हैं, नए ऋणों द्वारा पुनर्गठन कर देते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग जिसे कहते हैं, और एनपीए नियमों या स्थिति में ही बदलाव कर देते हैं ताकि बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों या घरानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ मिल सके और उनको समय मिल सके, और इस प्रकार से वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें, बचा सकें। और इसमें बैंक की भी मिलीभगत होती है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 वर्षों में सरकार ने बट्टे खाते में डाला है। और ये बट्टे खाते का मतलब ये होता है कि जो औद्योगिक घराना या प्रतिष्ठान जो लोन लिया, इसमें एक नहीं कई लोग हो सकते हैं, कई औद्योगिक घराने या प्रतिष्ठान हो सकते हैं, इन लोगों के द्वारा ऋण नहीं चुकाए जाने के कारण जो बट्टे खाते में डाले गए वो लगभग 3-3.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 3 से 4 वर्षों के दौरान हुए, जिस पर सरकार ने, आरबीआई ने इसे बट्टे खाते में डाला। छोटे उपभोक्ताओं हेतु बैंक नोटिस जारी करता है, रिकवरी के गुंडे भेजता है, संपत्तियां संलग्न कर देता है, आत्महत्या के लिए मजबूर कर देता है और संपत्ति की मांग करता है। ऐसे सख्त रुख
छोटे उपभोक्ताओं के लिए बैंक अपनाते हैं। बड़े उपभोक्ताओं के साथ दोस्ताना, मित्रवत और छोटे उपभोक्ताओं के साथ शत्रुवत या जिसे कहते हैं दुश्मनी भरा ऐसा व्यवहार, ऐसी वसूली की नीति है या ऐसी दोहरी नीति है बैंकों की। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के समामेलन का मतलब होता है अमलगमेशन, जो अभी चल रहा है। जैसे पिछले कुछ साल, एक साल 2 साल में आपने देखा होगा कि लगभग 12 बैंकों को मिलाकर के 3 या 4 बैंक बनाया गया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के समामेलन को या अमलगमेशन को अगर हम बात करें, कंसोलिडेशन को बात करें, को उपभोक्ताओं तक अधिकतम लाभ या सस्ती सेवाएं सुनिश्चित करने और आसान पहुंच बनाए रखने के उद्देश्यों के साथ किए जाने की आवश्यकता है। इसमें मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि कैसे इस अमलगमेशन से या समामेलन से उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधाएं और सेवाएं सुलभ कराई जा सकें, दूर दूर तक पहुंचाई जा सके। बैंक अपने परिचालन में लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव भी तभी हो सकते हैं जब वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को सुगम और सुलभ सेवा प्रदान कर सकें। वर्तमान में किया जा रहा समामेलन या अमलगमेशन बिना समग्र उद्देश्यों के बैंकों के लिए पूरी तरह से केवल लागत को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है और इस उद्देश्य की पूर्ति होना भी संभव नहीं होगा जब तक कि आप जिसके लिए उपस्थित हैं, अस्तित्व में हैं, अगर आप उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं तो आपके अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी होना असंभव है। एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को तत्काल उन्नत किया जाना चाहिए। उन्हें ज्यादातर शाखा बैंकिंग सेवाओं की जगह लेनी चाहिए। एटीएम को एक ऐसे रूप में डेवलप करना चाहिए जिससे कि वो ब्रांच बैंकिंग सर्विसेज का बहुत हद तक भार या बोझ ले सकें। मतलब कस्टमर्स को बैंक की ब्रांच में या काउंटर तक जाने की जरूरत न पड़े और बहुत सारी सेवाएं जो लेन देन की सेवाएं होती हैं उसे हम एटीएम के माध्यम से ही पूरा कर सकें। यह आशंका है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने एटीएम्स को बहुत अधिक भूमिका और महत्व नहीं देते हैं। ऐसा महसूस होता है क्योंकि आप कहीं भी जाएं तो एटीएम या तो काम नहीं करता, या तो एटीएम को बंद किया जा रहा है, कहीं खोला जा रहा है, या यहाँ से इस जगह से उस जगह ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, यही सब चलता रहता है। नतीजा सबसे पहली बात तो एटीएम्स बहुत जगहों पे काम ही नहीं करते। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने एटीएम सर्विसेज को या एटीएम्स को बहुत अधिक भूमिका या बहुत अधिक इंपॉर्टेंस नहीं देते, महत्व नहीं देते, जिससे वे बिना ध्यान देना, बिना सेवाओं के और बुरी तरह से खराब हो जाते हैं। और नतीजा यह होता है कि कंज्यूमर्स को इधर से उधर, दर से दर, एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है ताकि वो एटीएम से सुविधाओं को लाभ ले सके या सेवाओं का फायदा या लाभ ले सके या प्राप्त कर सके और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। जितनी भी सेवाएं हैं, रिटेल सेवाएं जिसे कह सकते हैं, ये इतने प्रकार के दुष्प्रभाव हमारे दिमाग से या मेरी समझ से ऐसी आई जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए। साथियों, इतिहास, तथ्य और दुष्प्रभाव, इन सब के मद्देनजर यदि अगर हम चाहते हैं कि बैंक सचमुच में उस उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें, अपने उपभोक्ताओं को सुगम और सुलभ सेवाएं प्रदान कर सकें, लेकिन जिस प्रकार से जो हम चीजें देख रहे हैं इससे कहीं ना कहीं शायद आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि ऐसा महसूस होता है कि बैंक आरबीआई और केंद्रीय सरकार के सक्रिय सहयोग, सक्रिय समर्थन के माध्यम से अपने जिन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उन्हें अस्तित्व में लाया गया वो न तो पूरी कर रहे हैं बल्कि शोषण कर रहे हैं और भारतीय जनता उनके शोषण के चंगुल में पूरी तरह से फंसी हुई है। उपरोक्त सभी में आरबीआई की एक बड़ी और निश्चित भूमिका है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस चुनौती और अवसर के लिए अवश्य आगे आना चाहिए। आशा है कि भारतीय केंद्र सरकार और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी बैंक्स हैं वो सारे बैंक अपनी जन केंद्रित भूमिका को समझें और न्याय भी करें और जिस उद्देश्यों के साथ हम अपनी बचत, अपनी सेविंग्स या बैंकों के ऊपर हम निर्भर रहते हैं उन उद्देश्यों को भी हम पूरा कर सकें और हमारा भारत देश एक समावेशी विकास और वृद्धि यानी ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो सके। साथियों, आज की इस चर्चा को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा सारगर्भित, उद्देश्य से परक लगी होगी। पुनः समाप्त करने से पहले एक बार और अनुरोध करता हूं कि कृपया इस चैनल को, आलोक कुमार इंडिया जो यूट्यूब चैनल है, उसे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को एक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।